नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 9 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में तो एक इश्यू इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित है। दो और आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा जो पुराना बचा हुआ है चाइना के अफगानिस्तान में BRI के एक्सटेंड करने से संबंधित, और एक और हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो, साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स पिछले काफ़ी सालों से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का कोई बेहतर अल्टरनेटिव मिलना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स जैसे डीजल, पेट्रोल, इनका यूज़ करने से ना एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो राइटर के अनुसार साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट ने अब ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लिया है जो कि है ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठ जाता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन आखिरकार है क्या। देखो, पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पानी में डायरेक्ट करंट गुजारा जाता है केमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, तो फिर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं और ऑक्सीजन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। ऑक्सीजन से तो हम सांस लेते हैं। लेकिन एक खास बात यह है, जो हम पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट अगर गुजारना है तो बिजली तो चाहिए ना। तो फिर ये जो बिजली यूज़ की जाती है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली बिजली यूज़ की जाती है, या तो वो विंड एनर्जी से जनरेट हुई हो या फिर सोलर एनर्जी से जनरेट हुई हो। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ना, इस पूरी प्रोसेस से जो ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट होगी उसमें कोई एमिशन नहीं होगा, क्योंकि पानी का आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इससे हाइड्रोजन जनरेट हुआ और ऑक्सीजन जनरेट हुआ। ऑक्सीजन को आपने रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, तो CO2 वगैरह कुछ एमिट नहीं हुआ। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो बिजली इस्तेमाल हुई, जो एनर्जी इस्तेमाल हुई, वो भी आपने जनरेट की है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। मतलब CO2 बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता इस पूरी प्रोसेस में। देखो, हाइड्रोजन जो है वो प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, बट ये फ्लोर फॉर्म में नहीं मिलता। दिक्कत ये है, एनर्जी डेंसिटी जो है हाइड्रोजन की वो डीजल के अपेक्षाकृत 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन दिक्कत ये है, LH2 को यानी लिक्विड हाइड्रोजन को कंप्रेस करना, ये एक बड़ी दिक्कत है। क्योंकि देखो, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना, उसको स्टोर करके रखा जा सकता है -163 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन हाइड्रोजन को कंप्रेस करने के लिए और स्टोर करके रखने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए -253 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर जब हम करते हैं ना हाइड्रोजन को कंप्रेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए, तो फिर कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। इस वजह से ग्रीन हाइड्रोजन जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती है। इसलिए अभी बहुत कम जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होती है, सिर्फ 0.1%। आप कह सकते हैं 75 मिलियन टन पर ईयर। और इस 0.1% हाइड्रोजन से या फिर 75 मिलियन टन हाइड्रोजन से 284 गीगावाट पावर जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ज़्यादा है, इस वजह से वर्ल्ड जो है अभी फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बट इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई, उसके अनुसार 2030 आते आते ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो $1.5 होगी पर किलोग्राम, यानी कम हो जाएगी। जबकि देखो, ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो हर साल 1.1% ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हर साल 83 मिलियन लोग ज़्यादा हो जाते हैं इस प्लेनेट पे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये फोरकास्ट किया है कि 2040 आते आते अभी जितनी पावर की आवश्यकता है उससे 25 से 30% ज़्यादा पावर की हमें आवश्यकता होगी। और देखो, पावर ज़्यादा चाहिए, लेकिन पावर ऐसी नहीं चाहिए जो फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली पावर का इस्तेमाल करेंगे हम और ज़्यादा, फिर तो ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा होगा। हमारा जो टारगेट है कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है, ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे।
एक अनुमान के अनुसार 2018 में 8.7 मिलियन लोगों की डेथ हो गई समय से पहले एयर पोल्यूशन के कारण। मतलब फोसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो देखो एयर पोल्यूशन भी काफ़ी होता है, बहुत से लोगों की समय से पहले डेथ हो जाती है। अभी फिलहाल देखो इंडिया वर्ल्ड में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश है। इंडिया से ऊपर चाइना, यूएस और यूरोपियन यूनियन का नंबर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान ये है 2030 आते आते यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ के इंडिया तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश बन जाएगा। तो देखो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। मतलब फोसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। और इसके लिए खाली पड़ा जो लैंड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी अरेबिया अभी ऐसा कर भी रहा है। सऊदी अरेबिया जहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुँच जाता है, वहाँ पर $5 बिलियन से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट या फिर यूँ कहें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश की जा रही है सऊदी अरेबिया की सरकार के द्वारा। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी ना, इसका साइज़ बेल्जियम जितना है। लास्ट में अगर इंडिया की बात करें, इंडियन रेलवेज ने इंडिया का इस प्रकार का पहला एक्सपेरिमेंट अनाउंस किया था। नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत एक ट्रेन चलेगी जिसका स्ट्रेच होगा 90 किलोमीटर के आसपास सोनीपत से जींद के बीच। सोनीपत जींद ये हरियाणा के ज़िले हैं। सोनीपत से जींद के बीच में डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है, यहाँ पे रेल चलेगी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की सहायता से। एग्जिस्टिंग जो डीजल इंजन होता है उसको रिवैम्प करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस 90 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। इससे ना सिर्फ डीजल की बहुत सारी बचत होगी बल्कि देखो एमिशन भी कम होगा। तो लास्ट में कंक्लूजन में यही कहा जाता है। अब देखो बाकी देशों में ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हो रहा है, तो इंडिया को भी चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और सेफ फ्यूल है आने वाली जनरेशन्स के लिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया एज ए फार्मास्यूटिकल हब से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में इंडिया की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सरकार ने सही डिसीजंस लिए और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को नर्चर किया गया तो इंडिया ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में लीडर भी बन सकता है आने वाले समय में। लेकिन देखो इंडिया को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अब इनोवेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है और बहुत सारे स्टेप्स सरकार ले सकती है, जैसे R&D पर फोकस करना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को टैक्स ब्रेक देना ताकि वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हों, पेटेंट लॉज में थोड़ा बदलाव लाना और सबसे लास्ट में रिसर्च टैलेंट को प्रमोट करना, मतलब रिसर्च टैलेंट को नर्चर करना। अभी देखो बात करें कि इंडिया में फार्मा सेक्टर का क्या हाल है, क्या सिचुएशन है। इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड करने वाला देश है। वर्ल्ड में वैक्सीन्स की जितनी भी डिमांड है ना, उस डिमांड को 50% तो इंडिया ही पूरा करता है। यूएसए में जो जेनरिक ड्रग्स की डिमांड है ना, उसका 40% इंडिया पूरा करता है और यूके में जितनी मेडिसिन की डिमांड है 25% इंडिया के थ्रू पूरी होती है। इंडिया की खुद की फार्मास्यूटिकल मार्केट $40 बिलियन की है और फार्मा कंपनीज $20 बिलियन का एक्सपोर्ट करती हैं। बट देखो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट बहुत बड़ी है, $1.27 ट्रिलियन की। तो वैल्यू के हिसाब से इंडिया ने अभी भी कम शेयर कैप्चर किया है। प्रोडक्शन के मामले में यानी वॉल्यूम के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इंडिया प्रोड्यूस करता है, वैक्सीन प्रोड्यूस करता है। लेकिन वैल्यू के हिसाब से अभी इंडिया 14th नंबर पे है। आपके मन में आया होगा ऐसे कैसे, क्योंकि देखो इंडिया जेनरिक ड्रग्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना, और जेनरिक ड्रग्स तो सस्ते होते हैं। दिक्कत पता क्या है, जो नए ड्रग्स हैं ना वो काफ़ी कम बनते हैं इंडिया में, यानी न्यू मोलिकुलर एंटिटी स्पेस में इंडिया का शेयर बहुत ही कम है, 1%। सीधा मतलब ये हुआ इंडिया में ड्रग्स की डिस्कवरी, ड्रग्स की इनोवेशन कम होती है। बट एक बार अगर कोई ड्रग पुरानी हो जाती है यानी पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद इंडिया में ड्रग्स प्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने कहा था डोमेस्टिक मार्केट जो है इंडिया की
फार्मास्यूटिकल डोमेस्टिक मार्केट, ये अगले 10 साल में 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अभी 2021 में इंडिया की डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट कितनी है? $42 बिलियन है, और 2024 में ये $65 बिलियन पहुंच जाएगी, और 2030 आते आते 120 से लेकर $130 बिलियन तक इंडिया की डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट पहुंच जाएगी। इश्यूज क्या हैं इंडिया के फार्मा सेक्टर के साथ? इनोवेशन नहीं हो रही। एक्सटर्नल मार्केट की बात करें, इंडिया एपीआईज पे दूसरे देशों पे डिपेंड करता है। एपीआईज के लिए, ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन इंडिया खुद ये एपीआईज प्रोड्यूस नहीं करता, दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है इन एपीआईज के लिए। अगर मान लीजिए चाइना ने ये एपीआई देने इंडिया को बंद कर दिए, तो फिर इंडिया कैसे ड्रग्स मैन्युफैक्चर करेगा? तो ये डिपेंडेंस इंडिया को कम करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट, क्वालिटी कंप्लायंस इंक्वायरी। देखो, यूएसए का ड्रग को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसने 2009 से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा किसी देश की ड्रग्स की इंस्पेक्शन करवाई है ना, तो वो इंडिया है। देखो, अगर इस प्रकार से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में, अपग्रेड करने में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का लगातार इन्वेस्टमेंट होगा, तो उनका जो कैपिटल है वो दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, R&D के लिए। वैसे इस पॉइंट में ना क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अननेसेसरी क्वालिटी इंस्पेक्शन भी गलत है। जैसे मान लीजिए एक बार इंडिया की ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने डेटा प्रेजेंट कर दिया, अप्रूवल कर दिया, उसके बाद फिर दूसरे देशों की जो ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है ना, बार बार क्वालिटी के लिए मजबूर करती हैं, तो ये भी गलत है। अदरवाइज थोड़ा सा पॉइंट से ऐसा सिग्नल जा रहा है कि क्वालिटी जो है उससे डिस्ट्रैक्शन होती है कैपिटल। नहीं, क्वालिटी तो ड्रग के मामले में देखो मेन है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टेबल प्राइसिंग एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट। सरकार का जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है ना, काफ़ी बार स्टेबल नहीं रहता। कुछ ड्रग्स के प्राइस को सरकार कैप कर देती है, तो फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए इंसेंटिव खत्म हो जाता है। करना क्या चाहिए? इनोवेशन लानी चाहिए। देखो, अगर ऐसे ऐसे डिजीज जिनके लिए अभी कोई दवाई नहीं है, उनके लिए इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाई खोजेंगी ना, तो ना सिर्फ देश में डिजीज बर्डन कम होगा, सरकार के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे हेल्थ पर, बल्कि उन कंपनीज का नाम भी इंक्रीज होगा, इंडिया का ब्रांड बढ़ेगा, और उनको भी सस्टेनेबल रेवेन्यू का सोर्स मिल जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज नई ड्रग बनाएंगी, तो फिर पेटेंट भी तो उन्हीं को मिलेगा ना। वे फॉरवर्ड में देखो, ये कहा जाता है, आप बताओ वे फॉरवर्ड दोगे तो क्या दोगे? सिंपल पॉइंट्स हैं। देखो, सरकार रेगुलेशन आसान बनाए ताकि नए ड्रग्स की जो अप्रूवल हैं वो कॉम्प्लेक्स ना हो, वो इजी हो। इसके बाद इंडस्ट्रीज और एकेडमिया के बीच लिंकेज होना चाहिए। एकेडमिया जो हैं उनको भी मौका मिले कि वो अपनी इंडिपेंडेंट कंपनी इस्टाब्लिश करके अगर कुछ ड्रग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर मतलब ड्रग डिस्कवर कर लें, तो बाद में तो उसका लाइसेंस जो है वो किसी बेच भी सकते हैं। तो ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, ऐसा करना उनके लिए आसान हो, ये भी सरकार सुनिश्चित करें। नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेशन हब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इस्टाब्लिश किए जाएं, जहाँ पे वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे इंडस्ट्री वाले, एकेडमिया, स्टार्टअप वाले, ये सब मिल के काम कर सकें। सरकार को भी चाहिए कि R&D पर जो इन्वेस्टमेंट है सरकार इंक्रीज करें। ये तो देखो सबसे बेसिक पॉइंट है, R&D पर इन्वेस्टमेंट कम है। जब भी साइंस से रिलेटेड कोई इशू आता है ना, तो आप ये R&D वाला पॉइंट तो जरूर ही लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, अफगानिस्तान में चाइना के इंटरेस्ट से संबंधित हैं। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, USA जैसे ही अफगानिस्तान को छोड़ के गया है ना, एकदम से चाइना का जो इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान में जग गया है। अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मेटल्स हैं और कॉपर डिपॉजिट्स हैं। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है इनकी खुदाई करने की, तो अब USA जो स्पेस छोड़ के गया है, चाइना उसे फिल करने की कोशिश करेगा। चाइना को ये भी लगता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो ब्रांच है वो अफगानिस्तान से होके ईरान तक एक्सटेंड की जा सकती है। ईरान से ऑलरेडी उनका एग्रीमेंट हो गया है, तो अफगानिस्तान के थ्रू वो ब्रांच एक्सटेंड होती है, तो अफगानिस्तान भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ऐसा चाइना को लगता है। देखो, चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आमतौर पर इन्वेस्टमेंट करना तो आसान है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, बरसों लग जाते हैं। चाइना ने क्या किया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार में, चाइना ने ना अपनी बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में शिफ्ट कर ली,
अब आपको लगेगा इससे चाइना को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा देखो होगा। एक तो चाइना के ऊपर काफ़ी तरह के मतलब यूएसए रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, चाइना से मान लीजिए इंपोर्ट नहीं करता। तो चाइना की फैक्ट्री अगर मान लीजिए थाईलैंड में है, मलेशिया में है, तो वो फैक्ट्री तो चाइना की ही है ना, चाइना के किसी पर्सन की होगी। तो वो तो थाईलैंड और मलेशिया से तो यूएसए में दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकेगा ना। तो देखो चाइना को कितना फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से चाइना दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है। दूसरा, दूसरे देशों में कई बार ऑपरेशंस चलाना ज़्यादा आसान होता है, सस्ता पड़ता है। जैसे चाइना में जो पॉपुलेशन है अब रिलेटिवली बूढ़ी हो गई है वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण, तो वहाँ पे लेबर पहले तो काफ़ी सस्ती थी, लेकिन अब लेबर महंगी हो गई है। इस वजह से ऑपरेशंस चलाना थोड़ा महंगा है। लेकिन चाइना का कोई पर्सन मलेशिया में, इंडोनेशिया में जाके फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है तो वहाँ पे ऑपरेशंस चलाना अभी भी सस्ता है। इस वजह से चाइना जो है, चाइना की कंपनीज जो हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं और उनको एक बहुत बड़ी मार्केट भी मिल जाती है। अब चाइना पॉपुलेशन स्टेबल होने के कारण चाइना की जो मार्केट है वो भी श्रिंक हो रही है ना, तो चाइना को वर्ल्ड की बड़ी मार्केट चाहिए अपना माल बेचने के लिए। अदरवाइज चाइना की जो इकोनॉमी है वो तो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी ना, जो कि चाइना नहीं चाहता, कोई भी देश नहीं चाहेगा। बट राइटर ये कहते हैं अफगानिस्तान में देखो बीआरआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट ना एक गैम्बल साबित हो सकती है। बेशक अभी तालिबान और चाइना के बीच दोस्ती दिख रही है। देखो चाइना को ये लगता है, चाइना ने तालिबान को ये बोला है कि भैया तुम कुछ भी करो, तुम जैसे भी रूल करना चाहते हो रूल कर लो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना चाहते हो कर लो। मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन जिस हिसाब से वो तालिबान से डील कर रहे हैं बिना कोई कंडीशन के, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मतलब तो यही है ना। जबकि देखो चाइना अब यूएसए का मुकाबला करना चाहता है, यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है, तो कम से कम आप देखो रिस्पॉन्सिबल पावर तो बनो ना। वो पत्रकारों को पीट रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं, आप आवाज़ उठाओ। हालांकि आवाज़ तो देखो अभी तक यूएसए जैसे देशों ने भी नहीं उठाई है। सभी देश अभी वेट करना चाहते हैं कि कहीं हमें तालिबान के साथ आगे जाके एंगेज करना पड़े, तो इसलिए हमें तालिबान के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। बट देखो सरकारों की अपनी मजबूरी होती है। बट असल में देखो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है मोरली तो बहुत ही ज़्यादा गलत है और कायदे से विभिन्न देशों को आवाज़ उठानी भी चाहिए। जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यूएसए जैसे देश, वेस्टर्न कंट्रीज जो बड़ा बड़ा दावा करती थी कि कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर होगा तो हमारी वैल्यूज़ ऐसी हैं, हमसे चुप नहीं रहा जाएगा, तो आज के समय में चुप क्यों हैं? खैर आर्टिकल की तरफ आते हैं। राइटर देखो ये बोलते हैं कि ये जो अफगानिस्तान से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ब्रांच चाइना गुजारना चाहता है ना, ये रिस्की साबित हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में देख लीजिए, चाइना का जो सीपैक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ब्रांच है, वहाँ पर देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, काफ़ी सारे सुसाइड अटैक्स हुए हैं, काफ़ी जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं वो भी मारे गए हैं इन अटैक्स में। और अफगानिस्तान में तो सिचुएशन आपको पता है और भी ज़्यादा ख़राब है। अफगानिस्तान में इवन तालिबान के ही इतने सारे फैक्शंस हैं जो एक दूसरे से जलते हैं। तो चाइना ने अगर इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट भी खतरे में आ सकती है, चाइना को भी ये पता है। बट चाइना ये चाहता है कि अगर हमने अफगानिस्तान में कुछ इन्वेस्ट किया ना, तो फिर तालिबान के ऊपर हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, फिर वो जिंगजियांग रीजन में उइगर मुस्लिम्स को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो अभी चाइना का थोड़ा बहुत जो होल्ड है ना तालिबान पर, वो पाकिस्तान के थ्रू है, लेकिन चाइना तालिबान के ऊपर सीधा होल्ड रखना चाहता है। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है चाइना को। पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, लेकिन कितना रिस्क है पाकिस्तान में भी। देखो अटैक तो हो ही रहे हैं, लेकिन पावर भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, जो जनरल्स होते हैं बड़े पदों पर, वो देखो अपने इंटरेस्ट में ध्यान रख के फैसले लेते हैं। वो जनता के द्वारा चुने गए तो होते नहीं हैं, तो वो अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। जैसे पहले एक असीम बाजवा नाम के पर्सन उनके सीपैक के हेड थे, उनके ऊपर तो इतने आरोप लगते हैं करप्शन के, वो पाकिस्तान आर्मी से हैं। तो ऐसे में जो प्रोजेक्ट हैं वो सफल नहीं होंगे, ये चाइना को भी पता है। तो थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है अफगान पाक रीजन में चाइना की, वो रिस्की है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।